नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम समाधान में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। समाधान में हम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड, हम डेली एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। और आज हम बात करने वाले अर्थराइटिस के बारे में, क्या है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैन, MD, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो अर्थराइटिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अर्थराइटिस क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अर्थराइटिस क्या है, और अगर हो भी जाता है उन्हें तो ये भी नहीं, ये खास तौर से ग्रामीण अगर क्षेत्रों की बात करें या कई बुजुर्ग लोगों की बात करें, उनको ये लगता है कि अर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक हमारे साथ बैठे हुए हैं तो वो आपको बताएंगे कि उनके पास आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान है। तो क्या है डॉक्टर? पूनम जी, अर्थराइटिस मीन्स होता है, अर्थराइटिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कुछ जोड़ों के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर जोड़ों के ऊपर या पूरे बॉडी के जोड़ों के ऊपर सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, दर्द बढ़ जाना, पेन बहुत ज़्यादा होता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, जो उसके आसपास की मांसपेशियाँ होती हैं या उसके लिगामेंट्स होते हैं, वहाँ पेन बढ़ जाना, और धीरे धीरे करके फीवरिश फीलिंग होना, अपने काम दिनचर्या के काम अफेक्ट होने लगना, फिर एडवांस स्टेज में जाके डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, स्ट्रक्चर आ जाना, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाना। ये सारे सिम्टम्स को हम मिला जुला के अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस बहुत थोड़ा भी हो सकता है और अर्थराइटिस बहुत एडवांस फॉर्म में भी, बहुत बड़े स्तर पे भी हो सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि दो प्रकार का भी अर्थराइटिस होता है, ठीक है। और इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि नॉर्मल भी लोगों को सूजन आ जाती है, कई बार ऐसे ही दर्द हो जाता है, तो कैसे पता चले कि नॉर्मल दर्द है या फिर अर्थराइटिस का ही दर्द है? शुरुआत का कैसे पता चल सकता है कि हाँ ठीक है अर्थराइटिस आ रहा है या शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये एक नॉर्मल दर्द है? अर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक नॉर्मल टाइप होता है जिसको हम एज के साथ बढ़ने वाला अर्थराइटिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये नीज़ में हो सकता है, घुटनों वाले जॉइंट्स में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है। तो इनको एज के साथ होता है, इसलिए इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस बोला जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है अर्थराइटिस का, वो होता है रूमेटिक अर्थराइटिस। दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़ में आता है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं या हेरिडिटी होती है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से किसी में रहा हो और फैमिली में चला आ रहा हो, तो उस पॉसिबिलिटी रहती है कि आगे आने वाली जनरेशन्स में रूमेटिक अर्थराइटिस आ जाए। और भी टाइप के होते हैं, जैसे फिब्रोमाइल्जिया, उसमें जगह जगह बॉडी में कहीं पेन होता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड फिब्रोमाइल्जिया। एक और बात करें तो गाउट होता है, जिसमें यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट्स पे जाके इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसमें सूजन आना, रेड हो जाना, इसको हम गाउट बोलते हैं। ये भी एक अर्थराइटिस का टाइप है। और एक टाइप की बात करें तो जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनका स्तर आजकल ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ के साथ पेरी अर्थराइटिस, शोल्डर पेरी बहुत कॉमन है, फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, जिसमें शोल्डर उठना बंद हो जाता है, आप हाथ उठाने में बड़ा मुश्किल होती है पेशेंट्स को। तो ये जो जितने टाइप का मैंने आपको व्याख्यान किया अभी, ये सब अर्थराइटिस के टाइप हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे पता करें कि शुरू हो गया है या आने वाला है। यदि पेशेंट शुरुआती सिम्टम्स में डॉक्टर के टच में आ जाता है या अपनी सारी प्रॉब्लम्स का निराकरण के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो एग्जामिनेशन से, देखने से काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है कि अर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है। या फिर हम लोगों को जब सस्पेक्ट होता है कि कुछ एडवांस स्टेज पे हो चुका है, तो देयर आर सो मैनी इन्वेस्टिगेशंस। जैसे पर्टिकुलर नी में यदि किसी परेशानी हो रही है, तो नीज़ के एक्सरेज वगैरह लेके, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा के, जिसमें आरए फैक्टर, यूरिक एसिड, कैल्शियम, आजकल जो विटामिन डी कॉमन हो गया है, विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम धूप में नहीं जा पाते हैं, उतनी अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे, तो वो भी एक कॉज बन जाता है अर्थराइटिस। तो ये सारे इन्वेस्टिगेट यदि हम करा लेते हैं, एक्सरे ले लेते हैं, तो काफ़ी हद तक हम समझ में आ जाता है कि हम अर्थराइटिस पकड़ पाते हैं शुरुआती स्तर पर। जी, जैसा कि आपने हमें ये भी बताया कि जेनेटिक होती है ये, तो क्या ये मान सकते हैं कि अगर जेनेटिक है तो कई बार ये होता है कि कोई भी बीमारी एक एज के साथ आती है, एज ग्रुप में देखी जाती है, लेकिन अगर जेनेटिक है तो क्या ये समझा जाए कि ये बीमारी बड़ों के साथ क्या बच्चों में भी देखी जा सकती है? हाँ,
एज के साथ जो जनरली आती है वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी मैंने अभी बताया कि एज के साथ ही आएगी। बाकी आजकल जो कॉमन फैक्टर देखने आ रहा है रूमेटिक अर्थराइटिस, जी। वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है यदि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, या फैमिली में ऐसा जो ब्लड रिलेशन रखता है, यदि वहाँ अर्थराइटिस है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैरी ऑन जीन के थ्रू अगली आने वाली जनरेशन में आ जाए। और आजकल हमारे जो डेली प्रैक्टिस है उसमें बच्चे भी काफ़ी हद तक अर्थराइटिस से परेशान होकर आते हैं, छोटी एज में भी अर्थराइटिस पॉसिबल है। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि छोटी एज में भी जो है ये पॉसिबल है कि हाँ हो जाए। अब बड़ों के लिए तो ठीक है, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं होती हैं, क्या वही दवाएं बच्चों के लिए भी काम करेंगी? होम्योपैथी एक इतनी अच्छी पैथी है, इसकी एक खूबसूरती है कि कोई भी दवाइयाँ कॉमन नहीं होती होम्योपैथी में। कि यदि हमारे पास 10 पेशेंट यदि अर्थराइटिस के आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे भी यदि आए हैं, तो 10 की दवाई कुछ अलग होगी। कुछ पैथीज़ हैं जिनमें कुछ फैक्टर्स, कुछ दवाइयाँ कॉमन होती हैं कि ये अर्थराइटिस में आपको देना ही है। बट होम्योपैथी की खूबसूरती ये है कि आपके सिम्टम्स मैच होने चाहिए, मेंटल फिजिकल सिम्टम। यदि वो मैच हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई। वो 10 पेशेंट की 10 दवाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो ये खूबसूरती होम्योपैथी में ही है सिर्फ, और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर दवाइयाँ प्लान करते हैं। वो दवाई बच्चों को भी दे सकते हैं, हो सकता है वो सिम्टम बड़ों में भी मिले तो वही दवाई हम बड़ों में भी दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हम बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या, अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग, जोड़ों में दर्द अगर आपको है, इस तरीके से कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर आपको यहीं पर ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, तो वो भी, उसके लिए भी डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर वी.के. जैन, MD होम्योपैथिक हैं। डॉक्टर, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी हूँ। जैसा कि हमने बच्चों की बात की, बड़ों की भी बात की, दवाएं कौन कौन सी और कितनी इफेक्ट कर जाती हैं, और कब स्टेज में दवाएं शुरुआती स्टेज ही होती है जब गठिया रोग की, तभी कुछ ऐसी दवाएं या फिर कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो आप उनको बताते हैं? पूनम जी, पहले तो अपन इस बात पे जाते हैं कि गठिया या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है, होता क्यों है। जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन होता जा रहा है, लाइफ में टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है, टाइम नहीं है बस एक्सरसाइजेस के लिए। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा नियमित कर लें, रेगुलर दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित कर लें, डाइट पे कंट्रोल कर लें, रेगुलर एक्सरसाइजेस पे फोकस करें, और मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक काबू करें, तो हम वैसे ही बिना दवाइयों के ही अर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। दवाइयाँ उस स्टेज पे काम करती हैं जब पेशेंट से बोलता है कि साहब अब बढ़ चुका, अब इन सब चीज़ों से भी हमारा नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा, एक्सरसाइज करने से भी उतनी लाभ नहीं हो रहा जितना हो जाना चाहिए था, तो फिर हम उसमें एडिशनली कुछ दवाइयों का प्रयोग करके और ये चीज़ें उनको समझा के भाई आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, अपनी दिनचर्या पे कंट्रोल करना है, एडिशनली आप कुछ दवाइयाँ ले लीजिए जिससे कि हम आपका अर्थराइटिस कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने यहाँ पर दिनचर्या की बात की, तो दिनचर्या सबसे पहले क्या क्या, और एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी कॉमन जो हमारे पेशेंट कर सकते हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम है गठिया रोग का, और साथ ही डाइट क्या क्या फॉलो करनी चाहिए अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और शुरुआती स्टेज, और अगर किसी को ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी क्या डाइट चेंज होती रहती है? बिल्कुल, दिनचर्या की बात करते हैं पहले। तो यदि आप, मालूम है सभी को आजकल बहुत स्ट्रेस रहता है, सबकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, बैठने वाले काम, लैपटॉप वाले काम, IT वाले काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें कि पेशेंट का सीधा रिप्लाई होता है कि साहब टाइम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट यदि आप थोड़ा भी टाइम निकाल के, यदि आप ऑफिस में ही रेगुलर सिटिंग ना दे के थोड़ा सा 1-2 घंटे का काम करते और रेगुलर कुछ वॉक कर ले, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक करके आप कुछ मूवमेंट्स कर लें, एक्सरसाइजेस कर लें, तो काफ़ी हद तक हम फ्राइबल बनाए रखेंगे मूवमेंट्स को। यदि जॉइंट्स को आप यदि रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा करते रहते हैं तो काफ़ी हद तक वो फ्रीज़ नहीं होते, जॉइंट्स में इफेक्शन नहीं आता। बाकी रेगुलर दिनचर्या रही, डाइट थोड़ा टाइम से लेना, टाइम से सोना, हल्की डाइट खाना, और मॉर्निंग में उठ के आप यदि थोड़ा भी 10 से 15 मिनट भी, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट भी यदि सारे जॉइंट्स का, जैसे आपने पूछा कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, सारे जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जो कि हम आजकल अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं अर्थराइटिस से। डॉक्टर, हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, हर्षद मोहम्मद कुरैशी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, कुरैशी जी,
जी जी बोल रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो उसका सॉल्यूशन भी बताने के लिए तैयार है। जी जी, प्रॉब्लम ये है कि वोकल कॉर्ड के अंदर नोड्यूल्स हो गया है। वोकल कॉर्ड राइट साइड में, वोकल कॉर्ड में एक नोड्यूल्स आया है। ईएनटी वालों को हमने दिखाया था, तो उसके बारे में बताएं प्रॉपर दवा कौन सी लेना है और ये कब तक ठीक होगा। आवाज बैठी हुई है और आवाज में बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द रहता है गले में। ये जानना चाहेंगे हम आपसे। कुरैशी जी, पहली बात, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, आर्थराइटिस से संबंधित नहीं है ये चीज़, फिर भी लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नोडुल्स कितना बड़ा है, कितना अफेक्ट हो रहा है, आपकी वॉइस कितनी जा चुकी है, आवाज़ निकलती है नहीं निकलती है, दर्द तो नहीं है, या वो नोडुल्स नॉर्मल है या कुछ और दूसरी बीमारी का संकेत तो नहीं है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी जांचें देखने के बाद ही हम आपको कुछ इलाज के बारे में जानकारी दे पाएंगे। जी 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 जी। कुरैशी जी, उम्मीद है जो डॉक्टर ने आपको बताया है वो उस पर आप ध्यान ज़रूर देंगे, और बाकी डॉक्टर तो बैठे ही हैं अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बताने के लिए। चलिए डॉक्टर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी। हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। एक्सरसाइज आपने बता दिया, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज काफ़ी सारी बीमारियों में फ़ायदा कर जाता है। एक्सरसाइज अगर आप करें, डेली रूटीन में अगर लाएँ तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच ही सकते हैं अगर पहले से ध्यान रखा जाए। अगर हम डाइट की तरफ जाएं तो डाइट की मैंने आपसे पूछा था कि डाइट किस तरीके की, अगर शुरुआती स्टेज में है तो फिर किस तरीके की डाइट हो, और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर क्या डाइट चेंज होती है? शुरुआती स्टेज में यदि आर्थराइटिस के लिए आप डाइट पूछते हैं तो हमको मोर फोकस करना चाहिए होल ग्रेन्स पे, जो बीज वाले, मतलब टूटा हुआ अनाज नहीं होता है, वो आर्थराइटिस में फ़ायदा करता है। फ़िश काफ़ी, जो लोग फ़िश अपने डाइट में लेते हैं, फ़िश काफ़ी हद तक आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑलिव ऑयल काफ़ी, उसके जो कंटेंट्स हैं ऑलिव ऑयल के, वो आर्थराइटिस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बात करते हैं तो डेली रूटीन में हमको अपनी डाइट में, जो वेजिटेरियन भाई लोग हैं उनके लिए हम रेगुलर यूज़ करें वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करें। इसी के अपोजिट यदि हम बात करते हैं तो जैसे सपोज़ आपको शुगर है तो उसमें कॉमन है कि आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ नहीं उठता, तो आपको मैनेज करना चाहिए अपनी ऐसी डाइट लेके जिससे शुगर आपकी कंट्रोल रहे, है ना। गाउट होता है जिसको यूरिक एसिड बढ़ना बोलते हैं, उसमें सारी प्रोटीन डाइट जैसे दालें, राजमा, छोला, पालक, दूध से बनी हुई चीज़ें, ये अवॉइड करनी चाहिए, ताकि यूरिक एसिड हमारा कंट्रोल होगा तो अपने आप ही जो आर्थराइटिस के सिम्टम है वो कंट्रोल होने लगेंगे। जी, डाइट का भी आपने बता दिया। अगर अब हम जिस तरीके से देखें कि गठिया रोग काफ़ी बढ़ रहा है, यानी कि भारत की अगर बात की जाए तो 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। क्यों ऐसा इतनी ज़्यादा संख्या में? एक वही कि प्रॉपर जो है हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने में बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें जंक फूड, कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या हो। वहीं अगर हम महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो शायद महिलाओं में ये अनुपात ज़्यादा देखा गया है। इंडिया के अंदर बात करें तो 15% पॉपुलेशन इंडिया की आर्थराइटिस की सिम्टम्स से ग्रसित है, और ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ डेली रूटीन्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बैठने वाला काम ज़्यादा होना, मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाना। आज से यदि हम 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उतनी पब्लिक को बॉदर नहीं करते थे। फिज़िकल मूवमेंट बहुत होता था, फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत होती थी, मोस्टली लोग साइकिल से चलना पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में लग्जरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीमारियों का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जितना आराम करेंगे उतनी बीमारियां ज़्यादा होंगी, इसलिए अपने आप को थोड़ा परेशान करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें तो बीमारियों का स्तर भी नीचे होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है, यानी कि एक्सरसाइज करने की। तो इसको हम परेशानी तो नहीं बोल सकते। हालांकि हाँ, कुछ लोगों को होता है कि लेट उठने की जिनको आदत है उनको ये परेशानी लगती है, लेकिन बिल्कुल अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो कई हद तक जैसे बच सकते हैं, और कई सारी बीमारियों से, एक ही नहीं बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं उसके लिए। और साथ ही एक्सरसाइज के साथ प्रॉपर डाइट भी आपको लेनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ की आजकल हमारी ज़िंदगी हो गई है, तो हम ना तो खाने पीने पर ध्यान देते हैं, जो आया वो खा लिया, ठीक है, जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ हम लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज की, तो वो भी हमारा रूटीन में नहीं रहता है। अगर वॉक भी करते हैं तो भी बहुत वॉक से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे आदत डालिए तो
हो सकता है कि आपको काफी डेली रूटीन में आ यस जाए आपके यस एक्सरसाइज काफी हाँ हद तक ठीक हो है अब जाएगा, हमें काफी करना हद ही है तक और काफी सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, बिल्कुल होता है। बहुत सारी चीजों में आराम। अगर हम इसका देखें, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है क्या एक तरह का? हाँ, आर्थराइटिस का एक टाइप है, जैसे मैं काफ़ी सारे टाइप मैंने आपको डिस्क्राइब किए। इसमें एक डिसीज़ आर्थराइटिस के टाइप ही आता है जिसको हम ऑटो इम्यून आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें कॉमन है रूमेटिक आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि ऑटो इम्यून होता क्या है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं जिससे बॉडी के अच्छे सेल डैमेज होने लगते हैं अपने आप ही। उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून, मतलब अपने आप ही कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बॉडी डैमेज हो रही है। और इसी में कॉमन होता है रूमेटिक आर्थराइटिस, एसएलई। एसएलई एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें आर्थराइटिस जॉइंट्स के साथ साथ और अदर सिस्टम जो बॉडी के होते हैं जैसे लीवर, किडनी, इन पे भी एसएलई का काफ़ी, फेफड़े जो अपने लंग्स होते हैं इन पे भी एसएलई का काफ़ी हद तक इफेक्ट देखा जाता है। और सोराइटिक आर्थराइटिस, सोराइसिस जिनको होता है, स्किन में जो कुछ लीजन्स हो जाते हैं जिनमें से स्केल निकलता रहता है। तो ये सारी बीमारियां जो बताया, रूमेटिक आर्थराइटिस, एसएलई, सोराइसिस, ये बीमारियां ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिनका अभी तक एग्जैक्ट कॉज साइंस के पास भी नहीं है कि ये क्यों हो गया। और इसी में ही फिर आर्थराइटिस कैरी ऑन हो जाता है। आर्थराइटिस के सिम्टम भी इन बीमारियों के साथ मिलने लगते हैं। जी, ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अगर ये समस्या बढ़ जाती है, वैसे तो आपके पास इलाज है इसका, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उस टाइम पे किन किन चीज़ों का फिर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? साथ ही फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टालिए मत। मतलब आपको यदि शुरुआती सिम्टम दिख रहे हैं तो जो भी फिजिशियंस से आप जानकारी लेते हैं या दिखाते रहते हैं, जानकारी ज़रूर लें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ज़रूर करें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं। और यदि वो कुछ एडवाइस करते हैं फिजिशियंस आपके कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेट कराना है या कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको टालिए मत। अगर आपने बहुत शुरुआती स्टेज पे उस चीज़ को ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, या हमको समझ में आ गया, तो डैम श्योर है कि आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं और हम वहीं के वहीं उसको कंट्रोल करके ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो समय रहते ही इलाज कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समय पर आप इलाज नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम जो हमें छोटी छोटी सी लगती है कि हाँ ठीक है, हम कई बार तो डॉक्टर इसी उसमें रहते हैं कई लोग कि हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले ली। लेकिन समय रहते आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही की बॉडी का सवाल है। अगर आप छोटी सी भी जो है अनदेखी करते हैं तो आगे जाकर जो है बहुत बड़ी बीमारी में। इसी के साथ ये भी कई बार सुनने में आता है कि अगर हम इसे अनदेखा करते हैं, ठीक है छोटी सी प्रॉब्लम में अनदेखा कर दिया है, लेकिन कई बार ये घातक रूप भी ले लेती है और भी कई बीमारियों को आमंत्रण दे देती है। यस, ये बहुत अच्छा आपने बताया मुझे कि टालिए मत। जैसा मैंने भी बोला कि आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जो आर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस स्पेशली, ये जब अफेक्ट करता है तो ग्रेजुअली बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे धीरे। आपको लगेगा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शोल्डर में ही हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। समहाउ आप कुछ समय बाद फील करते हैं कि आपके एल्बो में भी पेन आने लगा, अब आपके उंगलियों में भी पेन आने लगा, नीज में भी पेन आने लगा, और आगे जाके ये धीरे धीरे डिफॉर्मिटी का रूप ले लेते हैं। हाथ पैर हल्के से टिल्ट होना शुरू हो जाते हैं। या सपोज एल्बो में आया है तो आपका एल्बो पूरा नहीं खुलेगा, फिर एल्बो जाम हो जाएगा, शोल्डर जाम हो जाएगा। ये बहुत एडवांस स्टेज पे आके होने लगता है। और एक बात के बाद जब बीमारी बढ़ चुकी होती है तो डॉक्टर भी फिर असहाय हो जाते हैं कि नहीं अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ फिजियोथेरेपी की हेल्प, कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की हेल्प यदि टाइमली ले ली जाए तो आप पूरी तरह से आर्थराइटिस से निजात पा सकते हैं। जी, यहाँ पर आपने बताया कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है और हाथों का जो है मूवमेंट वगैरह करना भी बंद हो जाता है, क्या फिर उस टाइम पे आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? क्या सर्जरी भी सजेस्ट की जाती है आप लोगों की तरफ से, और वो कितनी फ़ायदेमंद होती है, या फिर उसके क्या नुकसान होते हैं? शुरुआती जब सिम्टम्स ऐसे इस टाइप के एग्रेसिव सिम्टम या बढ़ी हुई अवस्था में पेशेंट्स आते हैं तो पहले तो कोशिश यही की जाती है कि कुछ दवाइयों से या कुछ फिजियोथेरेपी की हेल्प लेके, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट कुछ मूवमेंट्स कराते हैं, कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह देके वो कुछ जो टेक्निक्स होते हैं उनके उसके द्वारा मूवेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अपना जो फ्रोजन जो जॉइंट्स है या जो इमूवेबल जॉइंट हैं वो मोबाइल उसमें आ जाए। और रही बात ऑपरेशन कराने का, तो ऑपरेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आपने भी सुना होगा टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटने जब
घुटने का कार्टिलेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या पेशेंट बिल्कुल असहाय हो जाता है, चल नहीं सकता, उस समय एडवाइस किया जाता है। ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी एडवाइस करते हैं कि आप रिप्लेसमेंट कराइए, क्योंकि अब दवाइयों से अब कुछ नहीं होने वाला है। दवाइयाँ एक हद तक ही काम करते हैं, उसके बाद यदि सर्जरी ज़रूरत है तो वहाँ सर्जरी की एडवाइस की जाती है। जी, जैसे कि कई लोग सारे ये भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्यों ना सर्जरी ही करा लें। लेकिन अगर दवाओं की बात करें, दवाएं गठिया रोग जैसे है वो अगर एक बार ख़त्म हो जाता है, कितना टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में? इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है या फिर ऐसा भी कि ठीक है बहुत लंबे टाइम तक जब तक है तब तक ही दवाएँ लेना पड़ती हैं, क्योंकि दवाओं से भी लोग भागते हैं? डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी का स्तर बॉडी में क्या है। यदि बहुत लॉन्ग टाइम से आप सफ़रर हैं और बहुत टाइम से आपको परेशानी हो रही है और डिफॉर्मिटी आ चुकी है, तो हो सकता है आपको लॉन्ग लाइफ भी दवाइयाँ खानी पड़े। और अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम इसका इलाज करा ले तो फिर ऐसा हो बिल्कुल। सकता है कि बिल्कुल हमें लॉन्ग टाइम तक दवाइयाँ खाने बिल्कुल, की शुरुआती ज़रूरत ही स्टेज ना के जो पड़े। पेशेंट्स आते हैं उनको हम दवाई के साथ साथ उनकी जो लाइफ स्टाइल के बारे में गाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि आपको कैसा लाइफ स्टाइल लेना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप करके और कुछ समय मेडिसिन की हेल्प लेके, बहुत लॉन्ग टाइम नहीं, कुछ समय मेडिसिन की हेल्प लेके आप इस चीज़ से परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। जी, डॉक्टर जैसे कई बार कम एज में ही आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी आपने बताया कि हाँ बच्चों में भी हो जाता है। अगर एक बार जैसे ये रोग खत्म हो गया, क्या इसके वापस आने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा रहता है, अन्य बीमारियों में तो हमने देखा है, कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी अन्य बीमारी की बात करें उसमें रिस्क रहता है कि हाँ ठीक है वापस, और फिर बहुत ज़्यादा जो है केयर करनी पड़ती है तो ही वो ठीक हो पाता है, अदरवाइज नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्या गठिया रोग में भी ऐसा ही है? पॉसिबिलिटी रहती है। एक बार ठीक होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा। आप किस टाइप का लाइफ फॉलो कर रहे हैं आगे के लिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आपने वो चीज़ फॉलो की है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको गठिया नहीं आएगा, या दर्द वाली बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। बट यदि आपकी लाइफ फिर से वही चीज़ वापस हो रही है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं है, तो इट कुड बी कि आगे जाके अर्ली एडवांस एज में आपको फिर से थोड़ा थोड़ा दर्द की शुरुआत हो जाए। जी डॉक्टर, जैसा कि ये जेनेटिक भी कई बार होता है कि जेनेटिक है, ठीक है आ गई ये बीमारी, लेकिन अगर हम पहले से ही हमारी फैमिली में हम देखते आ रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चली आ रही है, अगर वैसा ही है और अगर हम पहले से इन चीज़ों को फॉलो करें, जैसा कि आपने बताया एक्सरसाइज, डाइट प्लान जो भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो क्या तब भी रिस्क रहता है कि जेनेटिक है तो होगा ही? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनकी फैमिली में सीवियर अर्थराइटिस है, पेरेंट्स अर्थराइटिस हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सीवियरली अर्थराइटिक पेशेंट हैं, लेकिन बच्चों में कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आपके फैमिली में कैंसर है या अर्थराइटिस है तो आपको होगा ही होगा। अगर लेकिन यदि आपको मिल रहा है कि हाँ मेरे पेरेंट्स को अर्थराइटिस है या कुछ ऐसी गंभीर रोग है, और हम सिंपली अपनी डाइट कंट्रोल से और अपना एक्सरसाइज करके उसको मैनेज कर सकते हैं, या आगे आने वाली एज में हमारे पास ना आए ये चीज़, और यदि हम उसको प्रिकॉशंस लेके, मेजरमेंट लेके अभी से चल रहे हैं, तो बिल्कुल काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से दूर रह सकते हैं, और हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी ये अर्थराइटिस वाली सिम्टम हो भी ना। बिल्कुल। तो आपको बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर ने बताई हैं, डॉक्टर वीके जैन ने, कि किस तरीके से जो है आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। शुरुआती लक्षण भी उन्होंने बताया कि इन जो अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको शायद अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या शुरुआत है। तो ऐसे कई सारे लक्षण जिनको आपको ध्यान में रखना है कि हाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, सूजन, दर्द जो भी है, तो उसको लेकर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर बैठे ही होते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन कर सकें। तो अगर समय पर रहते इलाज करा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम वहीं रोक देते हैं बीमारियों को, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। और अगर हम जो है कई बार ठीक है हम नज़रअंदाज कर देते कि ठीक है हमें ये बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ हम मान के ही बैठे होते कि ठीक है हम तो जो है प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है, तो हमें खुद ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि बॉडी जब हमारी ठीक होगी तभी सारे काम ठीक होंगे। तो जाहिर सी बात है। और डॉक्टर ने फिर आपको बता ही दिया कि डाइट आपको किस तरीके की लेनी है,
अगर शुरुआत है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने आपको बताई हैं कि जिन पर आप जो है ध्यान रख सकते हैं अपनी बॉडी का। और अगर है उसके बाद होम्योपैथी में भी इलाज है, वो भी आपको बता दिया गया है, दवा से ही कंट्रोल हो सकता है और आप उसको भगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वापस जो है आपको कोई खतरा हो, बिल्कुल दवाओं से ईजिली आप कंट्रोल कर सकते हैं और जो है रोग पर पूरे तरीके से काबू पा सकते हैं, ताकि आप अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से जी सकें। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सरल इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है डॉक्टर के पास। थैंक यू डॉक्टर, हमारे जो है दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिलहाल अनादि टीवी के खास कार्यक्रम समाधान में इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।